वो तो आप बहुत फनी हैं, मैं तो हंसी रोक के बैठा हूँ जब से आप आई। मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक था कि वहाँ पे ऑलरेडी जहाज़ बहुत ज़्यादा है। तो बाइक चलाते हैं ना, मैंने कहा मैं चला लूँगा, नज़दीक क्या है। वो जब एक्शन हुआ तो मेरी बाइक यूँ गई। शूट देख रहे थे, वो सारे तितर बितर हो गए कि भाई ये नीचे दे देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महक ट्विस्ट विद महक के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मैं कहती हूँ एक तरफ नहीं है, वो बहुत सारे काम करते हैं। वो एक्टर भी है, राइटिंग भी करते हैं और कॉमेडियन भी हैं। और रिसेंटली उनका भी एक वेब सीरीज़ आई है चुड़ैल के नाम से, आपने शायद देखी भी होगी, बड़ी ज़बरदस्त थी। औरतों के ऊपर, औरतों के हुकूक़ के ऊपर, जो वो किस मुश्किलों में होती हैं उसके ऊपर है ये वेब सीरीज़। और इनका इसमें बड़ा मज़े का रोल है। मतलब उनको देखा है कि ये ऐसे सपोर्ट में उनके साथ के बस आप जो करोगे मैं आपके साथ हूँ। बड़ा मज़े का करैक्टर था, दिलबर के नाम से, राइट? दिलबर के नाम से इनका करैक्टर था। और आपको पता ही होगा इन्होंने क्या किया। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इनको ये रोल मिला, इनकी क्या स्ट्रगल रही है और जो भी ये करते हैं किस तरह से वो इस फील्ड में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं नाम बताना तो भूल ही गई। सॉरी, मुझसे गलती होगी। ये हमारे साथ है सरमद आफ्ताब साहब है हमारे साथ। मेरे से गलती हो गई है, सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई थी थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अच्छा, कैसे हैं आप सरमद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके सामने हूँ। नहीं, वो तो दिख भी रहा है बहुत। तो काम शाम कैसे चल रहा है आजकल? काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। चुड़ैल्स के बाद से तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो तो आपके लिए मैं कहती हूँ ये ऐसा ही पॉइंट आया ना, ऐसे ही। इसके बाद काफ़ी अप्रिसिएशन, जो मतलब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर इंडिया से भी काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं। फिर जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो जिन्होंने देखा है, वो भी राब्ता करके जितना जिसका ज़र्फ़ है वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस हद तक ये जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे लिए खुद ये एक टर्निंग पॉइंट था। जिस टाइम पे मेरे पास आया था उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, यही बहुत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस मिली है। और मेरे ख्याल से ये अब तो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जो भी प्रेजेंटली इंसिडेंट चल रहे हैं हमारे यहाँ, जो कि ठीक है, ज़रूरी भी था। तो सरमद ने इस फील्ड में आने का कब सोचा? सरमद ने कभी भी नहीं सोचा इस फील्ड में आने का। सरमद को सिर्फ शौक़ था थोड़ा बहुत। और मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये स्कूल लेवल पे सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट किया करता था, वो भी सिर्फ शौक़ के तौर पे। तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूँगा, क्योंकि मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक़ था। तो खैर वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जहाज़ बहुत ज़्यादा है। तो कहते जी आप रह नहीं दें। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद मुझे ऑप्शन चूज़ करनी थी कोई ना कोई। तो इनिशियली मेरा प्लान यही था कि मैं क्योंकि मैं कैडेट कॉलेज में था, तो फिर जब मैं वापस आया सेकेंड ईयर के बाद, तो मेरा प्लान ये था कि मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बैठ के ज़रा आराम से स्टडी करूँ और फिर चूज़ करूँ मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो चूँकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा तो कोई फील्ड ही नहीं है हमारे पास। तो उस वक्त भी इनिशियली मेरे जो पेरेंट्स थे वो इसी चीज़ पे कन्विंस थे कि आप इंजीनियरिंग को ही परस्यू है, ये चीज़ें आप शौकिया साथ साथ करते रहो। तो उनको इस काम से मसला नहीं था। वो बस जैसे हर पेरेंट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा ही फ़िक्रमंद होते हैं कि इस फील्ड के बारे में किसी को पता नहीं था। मैं अकेला हूँ अपनी फैमिली में, तो सिर्फ उनको बस ये था कि वो पता नहीं क्या करोगे, क्या कैसे होगा, फील्ड में आगे से एक्सपोजर क्या है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता। तो सिर्फ ये खौफ थे जो रोकते थे मुझे उनके एंड से। तो लेकिन खैर मैंने फिर 1.5 साल इंजीनियरिंग में भी ज़ाया किया, और उसके बाद मुझे बस समझ में आया कि नहीं चल पा रहा है यहाँ पे मैं। जो कि मुझे इंजीनियरिंग से भी मसला नहीं था। इत्तेफाक से मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा उस वक्त कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया डिपार्टमेंट अपना फिल्म मेकिंग में। मैंने पढ़ा कि आप राइटिंग भी करते हैं, तो ये क्या लिखे हैं आपने अभी तक, क्या किस तरह की राइटिंग? मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे राइटिंग का भी इनिशियली मेरे जहन में कोई प्लान नहीं था।
एक्टिंग का फिर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा डेवलप होना शुरू हो गया था कि इसको मज़ीद आगे कैसे करना है, कैसे सीखना है। लेकिन राइटिंग का मुझे इतना शौक़ नहीं था। हालांकि जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझे कहते भी थे कि तुम अच्छा लिखते हो, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट्स पे जब हम बैठ के डिस्कस करते थे तो बहुत सारी सजेशंस मैं देता था, कुछ थोड़ा बहुत मैं लिख भी देता था, या मुझसे वो राइम्स लिखवा लेते। मैं मज़ाहिया स्पीचेस किया करता था, वो मैं ख़ुद लिखता था, वो भी ऑल पाकिस्तान मतलब मैंने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं। तो वो सिर्फ मैं शौकिया करता था, तो इसलिए मैं ज़्यादा बॉदर करता नहीं था कि राइटिंग को क्या करना है मैंने। लेकिन जब मैंने वो डिग्री स्टार्ट की फिल्म मेकिंग की, तो उसमें मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में क्रिएटिव राइटिंग का सब्जेक्ट है, उसके लकीली उस्ताद हमें बहुत अच्छे मिल गए, राजा मेहताब साहब। तो उन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें इतनी मज़े की बताई कि वो फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। तो वो करते करते मैं फिर इस काम में भी कब लग गया मुझे खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बेसिकली बुनियाद रीडिंग है राइटिंग की। तो मैं पढ़ता वो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलना शुरू होता है। तो भी मैं मोस्टली तो कॉमेडी ही लिखता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो मेरे सर्कल में हैं, वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं हर जॉनरा में लिखता हूँ, मुझे शौक़ भी है, लिमिटेड नहीं रखा हुआ मैंने अपने तो अभी तक कोई आपका लिखा हुआ कुछ आया या इस तरह? मेरे लिखे हुए शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैंने लिखी हैं, प्लेज़ हैं जो हम परफॉर्म किए हैं, हमने प्रोडक्शंस किए हैं डिफरेंट, और छोटे छोटे जो स्किट्स हम बनाते हैं। तो हम वो कहाँ पे देख सकते हैं, अगर देखना चाहे मेरी ऑडियंस देखना? वो आप एक तो आप पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के नाम से हमारा कॉमेडी ट्रूप है, उसमें मेरी बहुत सारी इनपुट है, वो देख सकते हैं आप। फेसबुक पे है कि यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे द चखा नेटवर्क के नाम से यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी और ड्रामा एड के नाम से हमारे बस आपने लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग भी जाके करेंगे, बेगाई की तरफ से भी जाके पहली सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ से आएगी आपको जाते साथ ही। एक फीचर फिल्म आ रही है, उसमें मैं एज ए को राइटर मैंने एज ए को राइटर ज्वाइन किया था, तो उसमें भी मैं एक कैरेक्टर भी प्ले कर रहा हूँ और एज एन एक्टिंग कोच भी काम कर रहा हूँ मैं उसमें विद परफॉर्मेंस। इतना कुछ करते थकते नहीं आप? नहीं, मैंने बताया ना मैं कैडेट इंस्टीट्यूट से आया हूँ, तो वहाँ पे जितनी फैंटी पड़ी है तो थकावट का तो अंदाज़ा होता ही नहीं। तो अभी अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कुछ एक्टिंग ज़रा करके दिखा दे, वो मैं कुछ आपको कोई सीन दे दूँ? बहुत मासूमाना ख्वाहिश है आपकी। तो करनी बहुत तो से लोग करते भी हैं, जैसे कि किसी खिलाड़ी को रोक के तो नहीं आप कहते भाई छक्का मार के दिखाओ। नहीं, तो मैं तो करवा के जाऊँ, मैं तो सोच के आई थी कि आपसे करवानी तो मैं अभी एक्टिंग ही कर रहा हूँ आपके सामने। आपको क्या लगता है मैं हकीकत में ऐसा इतना मुहज़्ज़ब हूँ? आप जैसे आप वैसे बन रहे हमारे साथ में। नहीं, तो मैं तो सोचा मैं तो आपसे एक्टिंग करवानी है। मैं आपके साथ जो डिफरेंट क्लिप्स हैं मैं वो शेयर कर दूँगा। एक्टिंग का ये है कि मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ भी शुरू कर दूँ। तो हाँ, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ कॉमेडी, इम्प्रोव कॉमेडी हम कर सकते हैं ज़रूर, अगर आप आप करके दिखा देंगे कुछ भी। बताएं आपको क्या चाहिए, फिर आपको शौक पूरा कर ही देते हैं। आज आप आई हैं तो आपको जो भी पसंद है ना, जो भी आपका सबसे बेस्ट था ना, आज वो करके दिया। मेरे तो तमाम बेस्ट हैं, मैं आपको क्या करके जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना वो मैं नहीं चूज़ कर सकता। मैं इतनी फनी नहीं हूँ ना। आप बहुत फनी हैं, मैं तो हंसी रोक के बैठा हूँ जब से आप आई हैं। अब आपने पूछा है तो अब बताना तो पड़ेगा फिर मुझे। आपको क्या फनी लगा मेरे पे? चले आज बताइए। आप पूरी की पूरी फनी है। आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपका टेम्पो मुझे बहुत मज़े का लगा। सबसे पहले तो जो आपका दिलबर का कैरेक्टर मिला है, ये कैसे था, किस तरह से हुआ आपके साथ? खुद से आपके पास आए कि मतलब आपने ऑडिशन दिया, क्या था? ये बात आपने बड़ी मज़े की है। मेरा भी यही मानना है कि ये कहीं से घूम फिर के ना खुद से ही मेरे पास आया, क्योंकि जिस दौरान ऑडिशंस हो रहे थे उससे कोई 1.5 साल, जो पिछला 1.5 साल था, मैंने बहुत ही डाउनफॉल में गुजारा था कि मैं ज़रा मेंटली भी मायूस हुआ था, और ऑडिशंस आते भी थे तो मैं जाता नहीं था कि क्या करना जाके, क्योंकि टीवी पे मोस्टली आप या तो चेहरे की वजह से रिजेक्ट होते हैं या बॉडी की वजह से रिजेक्ट होते हैं। स्किल्स तो खैर वो कब जाती है बारी आके कुछ पता नहीं। तो चुड़ैल्स में जो चुड़ैल्स की टीम थी उसमें जो एडीज़ थे उनमें से एक सना जाफरी भी थी, उनका भी लाहौर से ताल्लुक़ है। तो वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैं लाहौर से और भी एक्टर्स हैं जिनके मैंने शो रील्स इकट्ठी की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जो आपका काम है मेरे साथ शेयर करें और मैं आगे जाकर उन लोगों को दिखाऊं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो वो फिर जो डायरेक्टर हैं आसिम अब्बासी साहब, उनके रिमार्क्स मुझे उन्होंने बताया कि इनका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जो कि कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने कहा था, तो मुझे लगा वैसे जर्नली वो मेरे चेहरे के बारे में कह रहे हैं। तो मैं अजीबोगरीब सोचना शुरू हो गया उनके बारे में, पता नहीं कौन बेवकूफ़ आदमी है, कोई यंग फिल्म मेकर है, ऐसी खामखा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आया है। मैं तो रिजेक्ट होता था मैं चेहरे के पीछे, मैं इतना मायूस था, इसलिए बता रहा हूँ, अजीबोगरीब चीज़ें सोच रहा था। तो वो फिर जब उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन करना है,
तो पहली स्टेज पे ऑडिशन हुआ, एक सैम्पल स्क्रिप्ट भेजा गया, वो रिकॉर्ड करके भेजा गया। उन्होंने कहा जी अब आपके साथ फाइनल स्क्रिप्ट शेयर करेंगे जिसमें आपके साथ NDA भी साइन करेंगे। तो वो सारी ये लीगैलिटीज़ ये आमतौर पे नहीं प्रैक्टिस होती, क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकिंग ग्रेजुएट हूँ, तो वो मैं पढ़ता ज़रूर था, लेकिन यहाँ आमतौर पे आपको नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो वो हल्का हल्का मुझे शक होना शुरू हुआ कि भाई ये काम तो कुछ और है। तो खैर वो जब फाइनल स्क्रिप्ट आया तो उसमें एक कैरेक्टर था दिलबर का और एक और भी कैरेक्टर था, लेकिन दिलबर का मैंने चूँकि पहले रिकॉर्ड करके भेज दिया था और दूसरा मैं अभी भेजने वाला था, जिसके लिए मैंने टाइम इसलिए मांगा था, वो मुझे मुश्किल लग रहा था। तो लेकिन खैर उससे पहले ही मुझे कॉल आ गई कि आप दिलबर के लिए लॉक कर दिए जा चुके हैं और अगले 2.5-3 महीने आप हमें कराची में चाहिए। तो मैंने बस कान आंखें सब कुछ बंद किया और बस्ता बंद किया और मैं उठ के वहाँ पहुँच गया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे देख रहे थे कि मैं परसू तो कर चुका हूँ इस करियर को, लेकिन वो सारे चैलेंजेस, सारी हार्डशिप्स अभी तो 70% उनको पता भी नहीं है। कभी सीन करते हुए कोई भी आपका जो सीन्स थे उसमें कुछ गलती हुई तो डांट पड़ी? नहीं, बल्कि एक बड़ा मज़े का मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें मुझे डर भी था कि आप तो भाई बहुत बेइज्जती होगी और सबके सामने होगी। जब मैं कास्ट हुआ था मुझे लाजमी उन्होंने कॉल की थी और पूछा था कि कुछ सीन्स हैं जिसमें आपको मोटर बाइक चलानी है, तो आप बाइक सीख के आइएगा अगर आपको नहीं आती तो। और मैंने ज़िंदगी में बाइक नहीं चलाई थी, क्योंकि मेरा कज़न चलाता था, तो कोई काफ़ी सालों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद बाइक बैन होगी घर में कि नहीं चलाएँगे। तो मैं भी फिर कैडेट कॉलेज चला गया और मुझे इतना वो शौक़ भी नहीं था इन चीज़ों का। मैंने कहा ठीक है, क्या करनी है बाइक। तो खैर वो जाने से पहले मैंने एक दोस्त से हेल्प ली और उसने कहा मुझे बाइक सिखाओ, तो उसने भी एक दिन मुझे सिखाई और मैंने वो चला भी ली लकीली। और वो भी उसने कहा कि बस आ गई तुझे, चला नहीं, इसमें क्या मसला है, चला लेगा तू। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चला लूँगा। तो मैं वहाँ चला गया कि हाँ बाइक तो आती है, तो बड़े आराम से चल जाएगी। तो मैं अपने तौर पे सीखा सिखाया वहाँ गया था। फिर वो 20-22 दिन गुजरे, रिहर्सल में कुछ और सीन शूट हुए, तो मैंने बाइक को हाथ तक नहीं लगाया। अब जिस दिन सीन आया बाइक का, तो वो बाइक लेके आए, मैं बैठा। उससे पहले DOP ने मुझसे 2 बार पूछा कि बाइक चलाते हैं ना? मैंने कहा मैं चला लूँगा, मैं सीख के आया। डायरेक्टर साहब ने पूछा, मैंने कहा जी मैं चला लूँगा। जो बाइक का सीन आया, मैं बाइक पे बैठा, साहब ने मुझे बाइक तैयार की थी, किक मार के दी, मैंने क्लच दबाया हुआ था, और तो डायरेक्शन ये थी कि मुझे बाइक सीधी लेके जानी है। और जब एक्शन हुआ तो मेरी बाइक यूँ गई और जो लोग शूट देख रहे थे वो सारे तितर बितर हो गए कि भाई ये नीचे दे देगा हमें। और मैं भी परेशान कि ये क्या हो गया मुझसे। तो वो एक प्रेशर भी उस वक्त बिल्डअप हो गया कि क्या मैंने भंड मारा है। और फिर मैंने एक वहाँ टाइम ज़ाया किया उस शॉट पे, फिर मैंने 10 मिनट उनके और ज़ाया किए, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि नहीं मैंने चलाई है लाहौर में, मैं चला लूँगा, मुझे करने दें ज़रा 2 मिनट दें, मैं दोबारा चला के देखूँ। उसमें मैंने मज़ीद उनके 10 मिनट ज़ाया किए, उसके बाद भी नहीं चला पाया। तो उसके फिर मैंने कहा भाई अब तो लगेगी फैंटी, ये जो आसिम साहब इतनी तमीज़ से इतनी इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं ना, अब वो या जूता उतारेंगे या जॉकेट उतारेंगे, या कम से कम जलालत तो मेरी ज़रूर होगी। तो उसके बाद अब यही चूँकि सबको पता था कि ये सीन हुआ है कि इस भाई ने बाइक के साथ क्या किया, तो जो मेरे को एक्टर थे काशिफ शम्स, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली कि भाई मैं आपको बाइक सिखाता हूँ, और उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं बाइक चला सकता था। लेकिन तब भी जब वो सीन आया जिसमें यासर रिजवी ने मेरे साथ बैठना है और मैंने बाइक चलाते हुए उनको लेके जाना है, तब भी मैं डरा हुआ था। लेकिन वो मैं क्या, जितनी दाद दी जाए कम है कि वो इतनी सीनियर एक्ट्रेस और इतनी एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद उन्होंने मुझे किसी पॉइंट पे फील नहीं होने दिया कि मैं कोई नया एक्टर हूँ या छोटा एक्टर हूँ। जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया एज ए को एक्टर, क्योंकि मेरे ज़्यादा सीन्स उनके साथ थे, मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे किसी ने इतना सपोर्ट किया हो। क्योंकि ये उनके अल्फाज थे, जब वो बाइक वाला सीन हम शूट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाऊँगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगी, मुझे चोट लग जाएगी, क्या होगा, तुम बस फोकस करो अपनी परफॉर्मेंस पे, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यार किस किस्म की औरत है यार, थोड़ा सा तो गुरूर करो, थोड़ा सा तो भाव खा लो भाई, थोड़ा सा तो मतलब डांट ही दें यार। लेकिन चूँकि वो ये सारा उनको मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है कि वो जो एक नर्वसनेस थी या वो एक गैप था, उन्होंने इतनी जल्दी ख़त्म किया कि वो मेरी परफॉर्मेंस भी लोग जो है वो पसंद करें, और ये मेरे ख्याल से सारी टीम को क्रेडिट जाता है। हमारी इंडस्ट्री में इस तरह से है कि ज़्यादा जो हमारे एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, उनके बच्चों को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है कि जो नया टैलेंट आता है उसको करते हैं ज़्यादा आगे के, क्योंकि
क्रॉस द बॉर्डर मैंने आजकल मैं बहुत देखती हूँ कि नेपोटिज्म वाला चक्कर बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। आपने देखा है इस तरह से, आप एक फील्ड में काम कर रहे हो, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा इस तरह से। लेकिन नेपोटिज्म तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में ही है, यूँ तो मतलब ऐसा भी नहीं है स्पेसिफिक, सॉरी इंडस्ट्री में स्पेसिफिक। हाँ मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली अब देखिए, अब हर बंदा तो इस तरह का नहीं है कि अगर मैं कुछ चीज़ें सीख के निकला हूँ या मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे लिए एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं थी, तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए शायद उसको आसान बनाऊँगा। लेकिन वो ठीक है कि लोग एतराज़ इसलिए करते हैं कि नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड से किसी के साथ हो जाती है और होती भी है। तो ये मेरे ख्याल से वो सिर्फ नेपोटिज्म पे ब्लेम कर देना ही काफ़ी नहीं है कि आप ये करते नहीं जी, नेपोटिज्म था तो मैं इसलिए कुछ कर नहीं सका। आपको ये भी एहसास करना चाहिए आपने अपना करने वाला काम किया या नहीं किया, और फिर अगर आपको करना है और हकीकत आपके सामने है, आपको पता है कि जी अगर ये मेरा ऑब्स्टिकल है, नेपोटिज्म मेरा ऑब्स्टिकल है, तो फिर आपको उसी के साथ टैकल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप बस ब्लेम गेम करते हैं और आप उसी बेस पे नेगेटिविटी फैलाते थे। पहले आप मुझे बताएं कि लॉलीवुड में, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में आपको कौन पसंद है? मेरे कोई एक फेवरेट एक्टर नहीं है, कोई होगा ना जिससे आप बहुत इंस्पायर हो गए। चले, आपने एक्टिंग किससे इंस्पायर होके की होगी? आपको कोई तो एक्टिंग में आपको ये बड़े मज़े की बात बताता हूँ जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मैं जब छोटा था तो मैं स्टेज ड्रामे देखता था, थिएटर देखता था, तब फैमिली शोज़ होते थे, कंटेंट बड़ा अच्छा होता था, तो वो सिर्फ झुकते हैं या कॉमेडी नहीं होती थी, उसमें प्रॉपर सेट होता था, प्रॉपर परफॉर्मेंसेस होती थी, कैरेक्टराइजेशंस होती थी। तो मैंने बब्बू बराल, मानुल्लाह, सुहेल अहमद, शौकी खान, मस्ताना साहब, अनवर अली साहब, सुहेल अहमद साहब, इनको मैंने प्रॉपर कैरेक्टर्स में देखा हुआ है। तो मेरे लिए परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस ही इस तरह से हुई थी। तो वो मेरे लिए तो इंस्पिरेशन तो पहले वो लोग थे जिनको देख के मुझे शौक़ हुआ था कि ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर मैंने वो खैर जब फिल्म मेकिंग की डिग्री स्टार्ट की, थिएटर शुरू किया, तो आपको पता लगता है कि इंटरनेशनली क्या चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, यूरोप में कौन से अच्छे एक्टर्स हैं, हॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड में हैं। तो लेकिन वो उन लोगों को देखने के बाद भी मुझे मज़े की बात है कि जो हम अपने आर्टिस्ट को इतना रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, उन पर इतना फोकस ही नहीं करते, वो टेक्निक्स पढ़ने के बाद, देखने के बाद में मैं घूम फिर के वापस अपने इन परफॉर्मर्स पे आया घूम फिर के। जैसे मैं बब्बू बराल साहब की एग्जांपल दूँगा, उन्होंने एक जहाज़ का कैरेक्टर किया था एक ड्रामे में। तो वो जो हम टेक्निक्स पढ़ते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ये हो, टेम्पो ये हो, डिलीवरी ये हो, बीट्स ये हो, जितनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, आप बैठ के उनकी परफॉर्मेंस असेस करें, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो वही वाली बात है कि अगर मैंने एक्टिंग सीखनी है तो ये मुझे बाहर ही क्यों जाना पड़ता है, या मुझे इंडिया ही क्यों जाना पड़ता है। यहाँ पे आपने अपने आर्टिस्ट को वो जगह ही नहीं दी, वो जो कि आर्टिस्ट ने खुद भी नहीं ली। सीधी सी जो बात है कि सिर्फ ये इदारे का काम नहीं होता या गवर्नमेंट का ही काम नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने अपने एंड से, हमारे सीनियर्स ने अपने एंड से की ही नहीं है, जो भी होनी चाहिए, होने वाली हैं, पता नहीं कब होंगी। खैर मैं तो, या जो तमाम लोग हैं जो अपने एंड से काम कर रहे हैं वो वही कर सकते हैं। तो हमें तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाते जाते आपका एक टेस्ट ले लो, छोटा टेस्ट कौन सा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स? मैं आपकी राइटिंग टेस्ट लेना। अच्छा, यानी आप छोड़ेंगे नहीं मुझे? नहीं। पहले मैं देख के जाऊंगी क्या इनको यकीन नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ। बस मैंने उधर यकीन दिलाना है, मैं तो कर ही लूँगी यहाँ पे। चले, मैं अपनी राइटिंग का ये चीज़, मतलब ये पब्लिश नहीं हुई, लेकिन 3 लाइनें थी, कहाँ पब्लिश होने। तो जो मेरा किरदार है चुड़ैल्स का दिलबर, वो आपने देखा होगा कि बहुत ही मासूम सा है, लेकिन अंदर से बहुत ही डाढ़ा किस्म का आशिक है। तो उसने सोचना नहीं है, बहुत ही नादान किस्म का, क्यूट सा है। तो बहुत से लोगों ने सवाल भी किया है कि यार आपकी वो पैचअप नहीं हुआ उससे, और वो कैसे वो इतना कर लेता है इतना। तो मैंने उस किरदार पे मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, वो ये थी कि हासिल जज़ा है ना ला हासिल सज़ा है, हासिल सज़ा है ना ला हासिल जज़ा है, तुझे पाने की ये जुस्तजू बस इसी में मज़ा है। ज़बरदस्त। तो ये मैंने उस कैरेक्टर के लिए लाइंस लिखी। तो मेरी तरफ देखिए, आप पास हो गए टेस्ट में, आपको फुल मार्क्स मिल गए मेरी तरफ से। नहीं, मुझे आप 100 में से 33 भी दे देना। चल जी नाज़रीन, ये था हमारे साथ सरमद आफ्ताब। बहुत अच्छा लगा, बड़े मतलब डिफरेंट सी पर्सनैलिटी थी, बहुत मज़ा आया मुझे इनसे बात करके। मेरे से तो ज़्यादा यही बोलते गए हैं। बहुत मज़ा आया मुझे आज के इंटरव्यू का, और आपने सीखा, सुना,
कि किस तरह से इंडस्ट्री चलती है और कैसे वो काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग नहीं, राइटिंग नहीं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको ज़रूर परस्यू करें। सरमद भी यहाँ पे हैं, वो विलिंग है हेल्प करने के लिए, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेगाई भी इस फील्ड में हम भी एक कोशिश में है कि हम जितना टैलेंट को प्रमोट कर सकें हम ज़रूर करेंगे। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।